अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपकी खिदमत में पेश की जा रही है अनायतुल्लाह तमश्की जंगी सरगुज़श्त मंजिल और मुसाफिर किस्त नंबर 80। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। ये सिख हवालदार इसी इलाके में अपने पेट्रोल पार्टी को लिए घूमता फिरता रहा, लेकिन बड़ी ही सख्त परेशानी के आलम में। इसकी पेट्रोल पार्टी अब इस तरह चल रही थी कि एक कतार पगडंडी की दाएँ और दूसरी कतार बाईं थी। इस तरतीब को फ़ौज में सिंगल फाइल कहा जाता है। जवान एक दूसरे के पीछे कुछ फासला रखकर चले जा रहे थे। वो ऐसे इलाके में जा पहुँचे जहाँ गहरे खड्ड भी थे और टेकरियाँ भी। इस ज़मीन पर जवानों का दरमियानी फासला कुछ ज़्यादा हो गया। आखिर वापसी का वक्त हो गया। गुरीलों की कोई पार्टी पैदल या गाड़ी में नज़र न आती। हो सकता है ब्रिगेड हेडक्वार्टर के किसी मुसलमानी ने पहले ही खबरदार कर दिए हो कि आज रात ना जाए, रास्ता साफ नहीं। यह भी हो सकता है कि उन्होंने उस वक्त अपना प्रोग्राम मुलतवी कर दिया हो। बहरहाल सिख को अपना टारगेट न मिला। बहुत आगे जाकर उसने अपनी पार्टी को इकट्ठा होने के लिए पुकारा। पार्टी इकट्ठी हो गई और फौजी दस्तूर के मुताबिक हवालदार ने गिनती की तो 2 जवान कम थे। उसने मालूम कर लिया कि कौन कौन से जवान अभी नहीं पहुंचे और वो पीछे रह गए हैं। उसने वहीं से इन्हें बुलंद आवाज़ से पुकारना शुरू किया, लेकिन कोई जवाब न मिला। इन गैर हाज़िर जवानों में एक तो सिपाही मोहम्मद शफी था और दूसरा वो हिंदू नाइक था जिसने नूर आलम पर फायर किया था, और अब वो सिपाही था। सिख हवालदार को यह तो मालूम नहीं था कि मोहम्मद शफी ने अहद और अज़म कर रखा था कि वो इस हिंदू से नूर आलम के खून का बदला लेगा। सिख हवालदार इतना ही जानता था कि पार्टी के 2 जवान गैर हाजिर हैं, वो इन्हें छोड़कर तो नहीं जा सकता था। उसने अपनी पार्टी को हुक्म दिया कि वापस चलो और इन दोनों को तलाश करो। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अच्छे भले जवान इस तरह लापता हो जाए। वह कोई ऐसी गहरी खाई भी नहीं थी जिसमें दोनों पाँव फिसलने से गिर पड़े हों। सुबह के 4 बज रहे थे और ये पार्टी पीछे को जा रही थी। जवान बारी बारी इन दोनों के नाम लेकर पुकारते थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जवान ऊंची और घनी झाड़ियों के पीछे और टेकरियों के इर्द गिर्द अपने इन 2 साथियों को ढूंढते जा रहे थे। तकरीबन 1 मिनट पीछे गए हो गए कि एक जवान की घबराई आवाज़ सुनाई दी, इधर आओ, दौड़ कर आओ। सब दौड़ते वहाँ पहुँचे। देखा वही हिंदू मरा पड़ा था जिसे शफी मार कर इंतकाम लेना चाहता था। शफी वहाँ नहीं था, लाश के एक पहलू से खून भी निकल रहा था और शायरत से भी। अब इस पार्टी ने शफी को पुकारना और ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन शफी कहीं भी ना मिला। इस हिंदू की राइफल भी गायब थी। थक हार कर सिख हवालदार ने वापसी का रास्ता इख्तियार किया। हिंदू की लाश को जवानों ने बारी बारी उठाया और कैंप में ले आए। चूँकि लाश दफ्तर वाले खेमे के सामने रखी गई, इसलिए मैंने भी इसे देखा। सिख हवालदार ने कमांडिंग ऑफिसर को यह बयान दिया कि पहले से गलत समझकर फ्रंटियर फोर्स की गाड़ी पर फायर खोल दिया था। वो वाकई तफसील से बयान करने के बाद बताया कि उसे बाद में पता चला कि 2 जवान गैर हाजिर हैं और हिंदू उसे काहूर की हालत में पड़ा मिला। ये रिपोर्ट भी दी गई कि सिपाही मोहम्मद शफी लापता है। ये तो मैं जानता था कि अब इस बटालियन को सिपाही मोहम्मद शफी नहीं मिलेगा। यकीनी बात थी कि इस हिंदू को शफी ने कत्ल किया था और वो भाग गया था। उस वक्त वो इंडोनेशियन मुसलमानों तक पहुँच चुका होगा। अंग्रेज़ अफसर कहते थे इस सिपाही को इंडोनेशियन गुरीलों ने मारा है और शफी को भी उन्होंने मार डाला है और किसी खड्ड नाले में फेंक गए होंगे। मैंने पहले बताया कि हमारी बटालियन में एक कैप्टन डॉक्टर था। ब्रिगेड हेडक्वार्टर में भी एक डॉक्टर था और मरहम पट्टी का नहायत अच्छा इंतज़ाम था। इस हिंदू सिपाही की लाश ब्रिगेड हेडक्वार्टर भेज दी गई और हमारी बटालियन को डॉक्टर साथ किया। शाम को पता चला कि इस हिंदू सिपाही के एक पहलू में एक गहरा जख्म था जो खंजर का मालूम होता था और दूसरा जख्म शारग में था। शारग दाएं बाएं को नहीं काटी गई थी, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ काटी गई थी, जिसे हथियार से काटी गई थी। उसकी गर्दन के पीछे से बाहर निकल गया था। मैंने अपने हमराज दोस्तों को बताया, जिनमें नुमायां हवालदार अमीर खान, सूबेदार मोहम्मद अशरफ और सूबेदार नज़र शाह थे। उन्होंने हिंदू की लाश नहीं देखी थी। मैंने बताया कि जख्म कहाँ कहाँ थे और कैसे थे। मुझे आज तक याद है कि सूबेदार नज़र शाह ने बड़ी सही क़यासाराई की थी। इसमें तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि इस हिंदू को शफी ने कत्ल किया है। सूबेदार नज़र शाह ने कहा कि शफी ने इसके पहलू में संगीन वारी होगी और ये पीठ के बल गिर पड़ा होगा। फिर शफी ने पहलू से संगीन निकालकर इसकी शारग में मारी होगी और शारग चीर दी होगी। ये संगीनी थी जो उसकी गर्दन से पिछली की तरफ निकल गई थी। हम दुआएं करने लगे कि शफी खैर से इंडोनेशियन गुरीलों तक पहुंच जाए। उसी हवालदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसकी इस गलती को नज़रअंदाज कर दिया गया था कि उसे फ्रंटियर फोर्स की गाड़ी पर फायर करवाया था। वो लड़ाई इस नोयत की थी कि ऐसी गलतियों का इम्कान मौजूद था। ये तो मेरी बटालियन के कुछ वाक़यात हैं
और कुछ आगे चलकर सुनाऊंगा। वहाँ सिर्फ मेरी बटालियन नहीं थी, इंडियन आर्मी की बेशुमार यूनिटें तमाम तर इंडोनेशिया में फैली हुई थी। मैंने कई एक अजीबो गरीब और बाज़ बड़े ही जज्बाती वाक़यात दूसरी यूनिटों के सुने थे, वो भी सुनाऊंगा। बेशतर वाक़यात ऐसे हैं कि ईमान ताज़ा हो जाता है। ईमान तो इंडोनेशियाई मुसलमानों को अपनी आज़ादी के लड़ते देख कर ही ताज़ा हो जाता था। मैं आपको दूसरा पहलू भी दिखा देता हूँ। ये ना समझे कि वहाँ इंडियन आर्मी और मुसलमान वैसा ही दीनदार और हुर्रियत पसंद था जैसों की कहानी मैं सुना रहा हूँ। कुछ ऐसे भी थे जो दिल में ख्वाहिश रखते थे कि इंडोनेशियन मुसलमानों के साथ जा मिले, लेकिन कुछ सोचकर चुप रहते थे और इनके लिए सिर्फ दुआ करते थे। ऐसे भी थे जो नाम के मुसलमान थे और इनके दिलों में ऐश मौज थी, यानी शैतानियत। इसका मैं एक वाक़या पेश करता हूँ, देखें अल्लाह ताला किस तरह ऐसे लोगों को दुनिया में ही सज़ा देता है। मैंने पहले तफसील से बताया है कि वह बिलंदेजियों की लड़कियाँ और जवान औरतें मौजूद थी। ये औरतें इतनी तंदुरुस्त और सेहतमंद थी कि उनमें जो उदेड़ुवर थी वो भी जवान लगती थी। अगर शक्ल सूरत नहीं तो अपनी इबलीसी हरकतों से जवान लगती थी। इनकी इतनी ही खूबसूरती काफ़ी थी कि इनके रंग गोरे थे, बाल खुले रखती थी और लिबास ऐसा पहनती थी जो घरों से दूर फौजियों को मुश्तिल कर देता था। मलबूस होकर भी लगता था वो बरहना है। हम में से जो इनके चक्कर में आ गए थे वो तो अपना दीन धर्म भी भूल गए थे। हमारा एक हवालदार मेजर था, वो सबके सामने शराब पीता था। ऐसे और भी थे, लेकिन मैं इसी का जिक्र करूँगा। वो मेरे ही इलाके का रहने वाला था और उसका नाम अब्दुल अजीज़ था। उसकी सबसे बड़ी ख़राबी ये थी कि वो ख़ानदानी खुशामदी और चापलूस था। हम तो उसे अफसरों की जूतियाँ चाटने वाला कहा करते थे। बज़ाहिर खुशतबा और मिलनसार, बातें ऐसी करता था कि सुनने वाला उससे अपना बेतकल्लुफ़ दोस्त समझ लेता था। प्यार और मोहब्बत से वो राज ले लेता और कंपनी सूबेदार, कंपनी कमांडर को मिर्च मिसाला लगाकर ये बातें सुनाता था। यूँ कह ले कि वो बड़ा खूबसूरत सांप था जो आस्तीन में बैठकर डसता था। साथ वाली बस्ती में बिलंदेजी भी आबाद थे और उन अपनी औरतों को खुला छोड़ रखा था। अब्दुल अजीज़ की ज़िंदगी इन औरतों के साथ गुनाहों में गुजर रही थी। कुछ दिन वो एक औरत के साथ याराना लगा कर रखता और उसे राशन और दीगर अशिया देता रहता था। इन औरतों पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी कि वो कैंप में नहीं आ सकती। अफसरों के साथ भी इन औरतों के याराने थे। ऊंचे ख़ानदानों की बिलंदेजी लड़कियाँ अफसरों के मैस में आती और खाती और रातें भी वहीं गुजारती थी। इन्हें ऐसा कोई ख्याल नहीं होता था कि अफसर, और वो सिर्फ अफसर के साथ याराना रखें। किसी भी जमादार, सूबेदार या इससे भी नीचे के ओहदे के फौजी के साथ बातचीत हो जाती तो वो उसी की हो जाती थी। सिखों को शराब मिलती थी, शराब की खातिर औरतें सिखों के पास आ जाती थी। हवालदार मेजर अब्दुल अजीज़ इन्हीं औरतों में गुम हो गया था। एक बार ऐसा हुआ कि वो कैंप से निकलो गालिबन उस बस्ती की तरफ जा रहा था। वहाँ तक रास्ता सीधा नहीं जाता था। सारे इलाके की तरफ वहाँ भी ऊंची नीची टेकरियाँ और चट्टानें थी। ये सारा इलाका जंगल था। हमारे 3-4 सिपाही, जिनमें एक नाइक भी था, बस्ती की तरफ से वापस कैंप में आ रहे थे। वो फौजियों की तरह से खेल एक दूसरे के साथ मजाक करते चले आ रहे थे कि एक सिपाही ने रुककर कहा, उधर देखो क्या हो रहा है। सब ने उधर देखा तो अजीब सा मंजर नजर आया। हवालदार मेजर अब्दुल अजीज़ एक लड़की के साथ उलझा हुआ था। वो लड़की जो खासी जवान थी, इससे बचने की कोशिश कर रही थी। वह बिलंदेजी लड़की मुसलमान लड़की फ़ौरन पहचानी जाती थी। एक तो उनके चेहरे मुख्तलिफ, दूसरा फ़र्क यह था कि मुसलमान लड़कियाँ अगर बाल खुले रखती या कटवाती भी थी तो सर पर रुमाल जरूर बांधती थी, जिसे स्काफ कहते हैं। ये बड़ा रुमाल था जो वो सर पर रखकर थोड़ी के नीचे गांठ दे देती थी या वैसे ही खुला छोड़कर गर्दन ढांप लेती थी। मतलब ये कि वो अपना सर नंगा नहीं रखती थी। ये जो लड़की अब्दुल अजीज़ से अपने आप को बचाने के लिए हाथ पाँव मार रही थी, यकीनन मुसलमान लड़की थी। अगर बिलंदेजी होती तो वो यूँ मुज़ाहमत न करती, बल्कि अपना आप अब्दुल अजीज़ को पेश करती और अब्दुल अजीज़ इससे जान छुड़ा रहा होता। वो इंडोनेशियाई मुसलमान लड़की थी जिसे अब्दुल अजीज़ पकड़ने और पकड़कर गिराने की कोशिश करता था, लेकिन एक बार लड़की ने ऐसा दाव खेला कि अब्दुल अजीज़ को पीठ के बल गिरा दिया, लेकिन वो भागी नहीं हुई खड़ी रही। अब्दुल अजीज़ ने छोटे से एक दरख्त की शाख तोड़ ली, जिसे ये समझना मुश्किल ना था कि उस लड़की को मारना पीटना चाहता है। एक सिपाही ने कहा, चलो यार, करने तो जो करता है। आखिर वो हवालदार मेजर है। लेकिन जो नाइक था वो बड़ी दिलेर और बड़ी ही जालिम चीज़ थी। अख्तर हुसैन इसका नाम था और वो बटालियन की कबड्डी टीम का बड़ा ही ज़बरदस्त खिलाड़ी था। उसमें मुसलमानी भड़क उठी। वो कुछ भी ना बोला। वो तेज़ दौड़कर अब्दुल अजीज़ और लड़की तक पहुंचा। अब्दुल अजीज़ उसे शाख से पत्ते तोड़ डाले। वो लड़की को मारने लगा था। लड़की भागी नहीं थी कि अख्तर पहुंच गया। उसने जाते हवालदार मेजर की गर्दन पर ऐसा घूंसा मारा कि हवालदार मेजर अब्दुल अजीज़ लड़खड़ाता हुआ एक दरख्त के साथ टकराया और उसका सर तने के साथ जा लगा। अख्तर ने मुझे बात सुनाते हुए कहा कि अब्दुल अजीज़ का सर तने के साथ लगा तो वो डोलने लगा
अख्तर से नंगी गालियां दी। दूसरा घूंसा उसके पेट में मारो, कहा तुम मुसलमान हो और मुसलमान लड़की की इज्जत पर हाथ डाल रहे हो। इस घूंसे से अब्दुल अजीज दौरा हो गया तो अख्तर ने उसे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। वो इंडोनेशी लड़की वहीं खड़ी रही। अब्दुल अजीज़ ने शराब पी कर विलंदेजी औरतों के साथ झक मार मार के अपने जिस्म में ताकत नहीं रहने दी थी। उसे उठा ही नहीं जा रहा था, अलबत्ता गालियाँ बक रहा था और धमकियाँ देता था कि मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल करा दूंगा। सिपाहियों ने दरमियान में आकर अब्दुल अजीज़ को परे घसीट लिया और अब्दुल अजीज़ बड़ी तेज़ गुस्से से वहाँ से चल पड़ा। अख्तर ने इंडोनेशी लड़की से पूछा कि मुसलमान है। अख्तर ने सिर्फ इतना कहा कि मुस्लिम। लड़की ने सर हिलाकर जवाब दिया कि मुसलमान है। गुस्से से उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया था और वो कहर भरी नज़रों से अब्दुल अजीज़ को देख रही थी जो वहाँ से खिसक गया था। अख्तर ने लड़की के सर पर हाथ रखा और इशारा किया कि वो चली जाए। लड़की ने झुक झुक कर शुक्रिया अदा किया और इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और बोली अस्सलाम वालेकुम और वहाँ से चल पड़ी। अख्तर और सिपाहियों ने मिलकर वालेकुम अस्सलाम कही। मैं आपको फ़ौज की बात सुनाता हूँ। हवालदार मेजर के सामने एक नाइक की कोई हैसियत नहीं होती। नाइक हवालदार मेजर के मातहत और उसके हुक्म का पाबंद होता है। अब्दुल अजीज़ और अख्तर में एक फ़र्क ये भी था कि अब्दुल अजीज़ खुशामद और चाबलूस था और अख्तर पक्का मुसलमान था। एक तो ओहदे की वजह से और दूसरे चाबलूसी के ज़ोर पर अब्दुल अजीज़ अख्तर को नुकसान पहुंचा सकता था। ये वाक़ई मुझे इसी शाम मालूम हो गया था। अगले रोज़ अब्दुल अजीज़ ने डंक मार दिया। उसने अपने कौमती सूबेदार की मार्फत कंपनी कमांडर को ये शिकायत पेश की कि फ़लाँ कंपनी का नाइक अख्तर हुसैन इंडोनेशिया की बस्ती में जाता है और वहाँ राज की फौजी बातें इन्हें बताता है और इसे सबूत मिला कि इसका राब्ता इंडोनेशियाई गुरीनों के साथ है। ये तो मुख्तसर सी चार्जशीट थी जिसने अपने अंग्रेज़ कंपनी कमांडर तक पहुँचाई और कहा कि इसके पास सबूत भी मौजूद है। मैं ये देख कर हैरान रह गया कि उस रोज़ उसने एक विलंदेजी औरत को पेश किया जिसने कंपनी कमांडर को ये बयान दिया कि नाइक अख्तर हुसैन बस्ती के मशकूक इंडोनेशियन मुसलमानों के घरों में जाता है और उन तक खबरें पहुँचाता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, यह दास्तान भी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। मिलान बी की जासूस सीरीज़। अल्लाह हाफिज़।